बच्चों आज हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं परचेज नाम की टर्म को, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, गुड्स, कॉस्ट एंड वाउचर। इतनी सारी टर्म्स आज हम लोग इस एपिसोड 4 में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सब बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। सबसे पहले परचेजेस के लिए देखिए क्या लिखा है। इट मीन्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। प्रोक्योरमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? जब आप किसी से कोई बना बनाया गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, आपने इसको प्रोड्यूस नहीं किया है, आप किसी पर्सन ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसे बनाया है और आपने उसका बना बनाया गुड्स अगर खरीदा है तो उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो इट मीन्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। अगर आपने किसी से बना बनाया गुड्स कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है, पर्पस क्या है? पर्पस है रीसेल करना। गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स। या तो आपने उस गुड्स को रीसेल करने के लिए खरीदा होगा या आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा होगा जिसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, जिससे आप फिनिश गुड बनाओगे, तो उसे हम लोग परचेजेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रॉ रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो उसे हम लोग रॉ मटेरियल कहेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल जो भी बोलेंगे वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो परचेजेस समझ आ गया? परचेजेस क्या होता है? जब आप किसी से बने बनाए गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे या कैश पे, जिसका मेन पर्पस रीसेल करना होता है या फिनिश गुड्स बनाना होता है, तो उसे हम लोग परचेजेस कहेंगे। मैं आसान भाषा में अगर आपको अकाउंटेंसी में मीन बताऊं, तो अकाउंटेंसी में हम लोग परचेजेस का मतलब होता है बाइंग ऑफ गुड्स। इस परचेस नाम की टर्म में बाइंग ऑफ गुड्स मीनिंग छुपा होता है कि हमने जब गुड्स खरीदे ना, उसको परचेस करना बोलते हैं। वैसे सिंपल सा अगर हम लोग इंग्लिश में इसका मीन देखें तो परचेस करना होता है बाय करना। ठीक है, बट यहाँ पे परचेसेस का मतलब है गुड्स बाय करना। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा टर्म है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो गुड्स आपने बाय किए हैं रीसेल पर्पस से, अगर वो गुड्स डिफेक्टिव आ गए, डैमेज आ गए, या वो गुड्स आ गए जो हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, सेलर ने कोई दूसरे गुड्स बेच दिए, सप्लायर ने कोई दूसरे गुड्स हमें बेच दिए, तो उसे हम लोग जो गुड्स को वापस रिटर्न करते हैं सेलर को, उसे हम टर्म देते हैं परचेज रिटर्न। टर्म, उसे टर्म क्या देते हैं? परचेज रिटर्न। तो हमने लिखा भी यही है, if the purchase goods are defective or damaged or not as per our instruction, then the buyer may return the goods to the seller and this term is known as purchase return। purchase return का एक और नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड बोले तो जो चीज आपके पास से जा रहा है, आपके बिजनेस से जो, जिसका आउटफ्लो हो रहा है, आपके बिजनेस से उन गुड्स का क्या हो रहा है? द वर्ड इज आउटफ्लो। वो आपके बिजनेस से जा रहा है कुछ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? अगर आपने जो गुड्स खरीदे वो डिफेक्टिव हुए या डैमेज हुए या हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो बायर उन्हें गुड्स को सेलर को वापस लौटा सकता है। और जब वो वापस लौटाता है तो उसको टर्म क्या दिया जाता है? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये सेकंड टर्म था, बहुत इजी सा टर्म है। वैसे ही सेल्स क्या होता है? सेल्स मतलब होता है बच्चा, इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय द मर्चेंट ऑन प्रॉफिट, दिस टर्म इज नोन एज सेल्स। जैसे हम जिन गुड्स को बेचने का काम करते हैं, जैसे मेरा मार्बल का बिजनेस है तो मैं मार्बल बेचने का काम करूंगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे सेल्स। जब कभी कोई गुड्स मर्चेंट बेचता है प्रॉफिट पे, याद रखना हम लोग जनरली प्रॉफिट पे गुड्स बेचना पसंद करते हैं, लॉस पे तो डेड स्टॉक बेचा जाता है, जो चीज़ नहीं चल रही ना उसे हम लोग बेचते हैं। ठीक है, कहलाती वो भी सेल्स ही है बट उसमें जनरली लॉस होता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं गुड्स, जब हमने मर्चेंट ने गुड्स बेचे हैं प्रॉफिट पे, उसे हम लोग कहते हैं सेल्स। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी से टर्म्स है। यहाँ पे सेल्स का मतलब देखना, इंग्लिश में सेल्स का मतलब होता है सिर्फ सेल करना, बेचना। यहाँ आता है सेलिंग ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स को बेचना सेल्स कहलाता है, सेलिंग ऑफ गुड्स। इम्प्लाइडली गुड्स जुड़ा होता है परचेज और सेल्स नाम की टर्म में। जब परचेज लिखा होता है तो गुड्स परचेज करना होता है, सेल्स लिखा आता है तो सेल, गुड्स सेल करना होता है। लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया सेल ऑफ फिक्स असेट, कि आपने कोई फिक्स असेट बेची, तो बेटा फिर वो फिक्स एसेट काउंट होगा। फिर यहाँ सेल का मतलब गुड से नहीं है, यहाँ फिक्स एसेट से मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो गुड्स हमने बेचे थे हमारे कस्टमर को, मान लीजिए वो कस्टमर को पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव आ गया या डैमेज आ गया, तो वो जब कस्टमर हमें गुड्स लौटाता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास वो सेल की भी चीज रिटर्न होकर के आ रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इफ द सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर टू द सेलर। यहाँ परचेजर की जगह आप कस्टमर भी लिख सकते थे,
अगर हमने जो माल बेचा था, अगर कस्टमर वो सेलर को फिर से लौटा देता है, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न, या इसे रिटर्न इनवर्ड का नाम भी दिया जाता है। इनवर्ड मत का मतलब क्या होता है? इनवर्ड मतलब आपके बिजनेस में आना, आपके बिजनेस में एंटर होना। ठीक है, जो चीज आपके बिजनेस में आती है उसे इनवर्ड भी कहते हैं। तो इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब बेचा हुआ माल हमारे पास फिर से आ गया। ठीक है, ये तो चार टर्म्स बहुत इजी इजी थी बच्चों। अब हम लोग आते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। आपको याद होगा जब मैंने आपको करंट असेट्स पढ़ाया था, मैंने वहां पे एक एग्जांपल आपको कहा था कि मैं इसको आगे समझाऊंगा। वो एग्जांपल था बिल्स रिसीवेबल को। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, तो वो यहीं आएगा, अभी कवर होगा बिल्स रिसीवेबल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल में दो टाइप की चीजें आती है, एक तो डेटर, एक बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल का टोटल कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, आसान भाषा में ट्रेड रिसीवेबल वर्ड को अगर मैं समझाऊं, ट्रेड मतलब बिजनेस और रिसीवेबल मतलब बिजनेस से जो पैसा हमें आना है, जो बिजनेस का हमने गुड्स बेचा है किसी को क्रेडिट पे, वहां से जो पैसा आना बाकी है वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। तो इसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल दो टर्म्स आती है। डेटर पहले कौन लोग होते हैं? डेटर वो पर्सन्स होते हैं जो हमारी एंटरप्राइज को अमाउंट पे करेंगे। दीज आर द पर्सन्स हु ओ और पेबल टू एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। यानी जो पर्सन्स होते हैं जिन्होंने हमारी एंटरप्राइज से गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट में बाय किया है, क्रेडिट में अवेल किया है, वो जो एंटरप्राइज को पैसा चुकाएंगे, वो जो पैसा ड्यू है उन लोगों का, वो कहलाते हैं डेटर्स। हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए वो डेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि हमें उनसे पैसा आना है। और डेटर किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों? डेटर एग्जाम्पल होता है करंट असेट्स का। करंट असेट्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स एक्सेप्ट करते हैं। डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार में माल बेचा है, वो बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट करते हैं और जिसका पैसा हमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में देते हैं। ये चीज ऐसे क्लियर नहीं होती। बिल्स रिसीवेबल के लिए मैंने एक पूरा सा एग्जाम्पल बनाया है, जरा देखिए। आप, आपके सामने एक स्लाइड आ गई जहां मैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, जो इसके नेक्स्ट वाली टर्म है, दोनों को डिफाइन कर रहा हूँ। पहले एक बार ट्रेड रिसीवेबल का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये बिल्स जो पेबल है ना, वो यहाँ नहीं आकर के यहाँ आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना इस वाली साइड पे। तो देखिए, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मुझे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पहली चीज, आपको सपोज करना है पूरा एग्जाम्पल चल रहा है इसके बाद से लेके, अब देखना। ए नाम का बंदा है, उसने बी को गुड्स बेचा है 10,000 का क्रेडिट पे। ठीक है, तो बेटा ये बायर भी यहाँ वर्ड लिखाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम दे दिया मैंने। ठीक है, तो ए कौन है? जिसने गुड्स बेचा वो सेलर, बी कौन है? बायर। अब ए ने जब बी को गुड्स बेचा, क्रेडिट पे बेचा यानी उधार पे बेचा, तो बी से पैसा अभी आया नहीं है। तो ए सिक्योरिटी चाहता है कि बी से पैसा ड्यू डेट पे आ जाए। ए ने कुछ टाइम पीरियड दिया होगा, भाई 1 महीने 2 महीने के बाद मुझे पैसा दे देना। तो ए चाहता है कि भाई बी से उसी टाइम पे हमें हमें पैसा मिल जाए। तो इसीलिए ए अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बिल ड्रॉ करता है बी पे। उस बिल में क्या लिखा जाता है? बिल एक कागज का टुकड़ा होता है। उस बिल में लिखा जाता है कि आई बी, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा। लिखेगा कौन? ए, लेकिन लिखेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बी यानी मैं बी प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपी टू ए ऑन दिस डेट। वो रुपी बताएगा कि कितने रुपए मुझे देने हैं, और ये भी बताएगा कब देने हैं। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि ए जब बिल ड्रॉ करता है, उस बिल के अंदर क्या लिखा जाता है? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखी जाती है कि आई बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10,000 टू ए ऑन 31 मार्च 2020। तो ये एक डेट दे दी और अमाउंट लिख दिया कि मैं कब कितना पैसा दूंगा। अब ये लिखा किसने है? ए ने। ड्रॉ कौन करता है? ए। अब वो ए बिल भेजेगा बी के पास, बी के पास। ठीक है, अब बी उसे एक्सेप्ट करेगा। बी एक्सेप्ट दिस बिल एंड रिटर्न इट टू ए। ये पूरा एक साथ ही है बच्चों, ये स्पेस थोड़ा लगा नहीं प्रॉपरली इसका। ठीक है, वो यहीं पे आएगा, ये वाली इसके नीचे। वो बी से बिल को एक्सेप्ट करेगा और वो बिल किसको दे देगा? ए को पहुंचा देगा वापस से। तो जब ए के पास वो बिल आएगा, वो कहलाएगा ए के लिए बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए बिल्स पेबल। आसान भाषा में समझना, ए को इस बिल से पैसा रिसीव होना है। ए ये पैसा बिल का रिसीव करेगा बी से, और बी इस बिल का पेमेंट करेगा ए को। समझ गए? तो ए के लिए तो ये बी आर जो हुआ ये होती है असेट। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो है असेट, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर आएगा पैसा, तो करंट असेट्स ट्रीट होती है। और बी के लिए जो बिल्स पेबल है वो करंट लायबिलिटी है।
ये करंट लायबिलिटी का एक टॉपिक छोड़ा था मैंने, बिल्स पेबल समझाना, और करंट असेट का एक टॉपिक छोड़ा था मैंने, बिल्स रिसीवेबल समझाना, वो आज के लिए छोड़ा था। तो आई होप आप लोगों को बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और अभी एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर। बिल्स रिसीवेबल कौन एक्सेप्ट करता है? डेटर एक्सेप्ट करता है। द अमाउंट ऑफ विच, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर। यहाँ पे आप लिखेंगे जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए ने बी को गुड्स बेचा है, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो बी है ना वो बायर है, बायर। अब बायर हमारा डेटर है क्योंकि हमारे पास उससे पैसा आना है, बी से पैसा आना है ना, तो डेटर ने हमसे बिल एक्सेप्ट किया। देखो डेटर ने ही बिल एक्सेप्ट किया ना, बी ने एक्सेप्ट किया, तो हमने लिखा है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। जिस बिल का अमाउंट हमें स्पेसिफाइड डेट पे रिसीव होना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम आगे चले। देखो बच्चों, जो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में टर्म आती है, दो टर्म्स आती है अलग अलग, इसमें बिल्स रिसीवेबल आएगा ट्रेड रिसीवेबल में, और ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला अमाउंट, ये वाली चीज, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है समझना, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए ने बी को गुड्स बेचा है, ए ने बी को गुड्स बेचा है 10,000 का क्रेडिट पे, ठीक है। ए सेलर है उस केस में, बी बायर है, मैंने बायर यहाँ पे लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना था, बी बायर है। अब ए चाहता है कि बी को जो गुड्स हमने बेचा है उससे मुझे सिक्योरिटी मिल जाए कि बी से टाइम पे पैसा आ जाएगा, इसलिए एक बिल बनाता है बी पर, ठीक है। उस बिल में लिखा क्या होता है? ए लिखता है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिल एक गवर्नमेंट पेपर होता है, कागज का टुकड़ा होता है लेकिन गवर्नमेंट का होता है, जो आपने पढ़ा होगा 500 और 5,000 वाले स्टाम्प्स आते हैं ना, उस पे लिखा जाता है। उस पे लिखा होता है, ए लिखता है कि भाई बी मुझे इतने टाइम के बाद इतना पैसा देगा, ठीक है। अब लिखता तो ए है, और वो बी के पास उसे बेचता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है, उसको पढ़ता है और उसको एक्सेप्ट करके वापस ए को लौटा देता है। जब वो ए को लौटाता है तो ए के लिए वो बनता है बिल्स रिसीवेबल, और बी के लिए होता है वो बिल्स पेबल। यानी ए को उस बिल से पेमेंट रिसीव होगा और बी उस बिल का पेमेंट करेगा फ्यूचर डेट में, समझ गए। तो बिल्स रिसीवेबल हमारी, हमने करंट असेट में पढ़ा था टॉपिक, करंट असेट का एक एग्जांपल था, और बिल्स पेबल हमारा करंट लायबिलिटी का एग्जांपल था, जो दोनों मैंने छुड़वाए थे, मैंने कहा था एक एग्जांपल से समझाएंगे। तो ये था ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है। और वैसे ट्रेड पेबल में भी ये बिल्स पेबल वाली बात मैंने आपको समझा दी अभी। ट्रेड पेबल में दो आइटम्स आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जैसे आपने देखा ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम आते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल, वैसे ही ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, जिसे हमें फ्यूचर में जाकर के पैसा पे करना है। तो लिखा है दीज आर द पर्सन्स हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज। ये वो लोग होते हैं जिनको एंटरप्राइज पेमेंट करेगा। क्यों पेमेंट करेगा? एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमारा एंटरप्राइज इसलिए उन लोगों को पेमेंट करेगा क्योंकि उन्होंने हमारे बिजनेस को गुड्स बेचा है, गुड्स दिया है, या सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है या किसी की सर्विस अवेल की है, इजी लैंग्वेज में। और बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल साइन करता है क्रेडिटर, है ना। अब देखो बिल्स पेबल के लिए मैंने वापस यहाँ पे ये चीज बना दी, ये बी जो है ना, बी बी यहाँ पे इसने, ये बायर है, बायर बायर इस पे साइन करता है, किस पे? बिल्स पे, ठीक है। आप क्रेडिटर की जगह बायर लिख देना, आपको ज्यादा इजी रहेगा। एंड अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जिसका पेमेंट एक स्पेसिफाइड डेट पे होना है। तो सेम यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी थी, ठीक है। तो आसान भाषा में ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस को पैसा पे करेंगे क्योंकि उन्होंने बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे खरीदी है। बिल्स रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो डेटर एक्सेप्ट करता है और जिसका पेमेंट फ्यूचर डेट पे, स्पेसिफाइड डेट पे जिसने सेल किया उसको मिलता है। वैसे ही ट्रेड पेबल दो आइटम से मिलकर के बना है, क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल से। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है या कोई सर्विसेज अवेल की है। बिल्स पेबल बिल्स पेबल एक बायर साइन करता है और जिसका अमाउंट वो फ्यूचर डेट पे हमें पे करेगा। ये हमारे 16 तक के पॉइंट थे। अब हमारे दो तीन पॉइंट छोटे छोटे से टर्म्स, जैसे कि गुड्स क्या होता है बच्चों। हम जब अकाउंट्स में बात करते हैं तो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था गुड्स क्या है। वो कोई भी चीजें जिनके अंदर बिजनेसमैन डील कर रहा है उसे गुड्स कहते हैं। गुड्स आर द थिंग्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। गुड्स वो चीजें होती है जिसके अंदर बिजनेसमैन डील कर रहा है। फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी में डील करता है, तो
कारपेंटर के लिए जो भी फर्नीचर है वो गुड्स है, ठीक है। वैसे ही मार्बल बेचने वाले के लिए मार्बल गुड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं आएगी। जैसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सर्विस प्रोवाइड करना होगा। ये गुड्स नहीं बेच रहे हम लोग, हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम किस में डील करते हैं? सर्विस में, ठीक है। सर्विसेज अलग अलग नेचर की होती है। जैसे हम लोग एजुकेशनल सर्विस में एंगेज हैं, तो हम यहाँ पे बात करें सिर्फ गुड्स की, तो गुड्स वो चीजें होती है जिसके अंदर बिजनेसमैन डील करता है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स वो फिजिकल आइटम होता है जिसको खरीदा और बेचा जाता है। इट इज अ टर्म दैट अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप सेल्स और परचेस ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस। ये परचेस ऑफ बिजनेस नहीं है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस होगा यहाँ पे, परचेस ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस, ठीक है। तो गुड्स वो फिजिकल आइटम होते हैं जो कि जिसको खरीदा और बेचा जाता है, और ये टर्म जो अप्लाई होती है वो गुड्स सेल करने पे और परचेस करने पे अप्लाई होती है। जब हम सेल और परचेस पढ़ते हैं तो उसके साथ हम क्या पढ़ते हैं? इम्प्लाइडली गुड्स सेल किया या गुड्स परचेस किया, ऐसा। फिर आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कॉस्ट मतलब वो पैसा जो आपने किसी चीज को खरीदने के लिए पे किया है। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, यानी किसी आर्टिकल के ऊपर जो आपने पैसा एट्रीब्यूट किया। एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है खर्च करना, या किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी एक्टिविटी के ऊपर आपने कोई पैसा खर्च किया तो उसे हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट तो आपको इजीली समझ आता है, कोई चीज़ बाजार से हम जितने रुपए में लेके आते हैं उसकी कॉस्ट है। तो ऐसे ही जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में जो पैसा आपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए खर्च किया उसे कॉस्ट कहते हैं। एक लास्ट हमारा आज का जो टर्म है वो है वाउचर। बच्चों, जो बिल्स हम लोग, जैसे हम मार्केट से, माया बाजार से हम कुछ खरीद करके आए हैं, तो माया बाजार से हम जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे हमें उसका बिल मिलेगा। रिलायंस ट्रेंड्स में जाएंगे, वहां से हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं, खरीद करके हम उसका बिल रिसीव करते हैं। तो अकाउंटेंसी में जितने भी टाइप के बिल होते हैं, अलग अलग टाइप के बिल होते हैं, कई काफ़ी सारे बिल होते हैं। ये पूरा चैप्टर नंबर 7 है हमारा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, कितने टाइप के बिल होते हैं, कितनी टाइप की रिसिप्ट होती है। तो उस चैप्टर नंबर 7 में हमने अलग अलग तरीके के बिल्स के बारे में लिख रखा है, उन सब को हम अकाउंट्स में वाउचर कहते हैं। तो वाउचर होता क्या है? ये एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। मतलब हमने जो बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन किया, कैसे पता चलेगा कि वो बिजनेस से रिलेटेड है? वो एक बिल होता है, उस बिल में मेंशन होता है कि इतनी क्वांटिटी खरीदी, टोटल इतने रुपए का बिल हुआ, किसने खरीदा, भाई उस बिजनेस का नाम आ जाएगा। तो वाउचर्स क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं बिजनेस के। इसमें कई तरीके के वाउचर्स आते हैं, जैसे कैश मेमो आता है, इनवॉइस और बिल आता है, रिसिप्ट्स आती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आसान भाषा में आपको वाउचर्स का मतलब ये समझना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एविडेंस जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रूफ करते हैं, उसे वाउचर कहते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में सिर्फ हम लोगों को ये टर्म्स डिस्कस करनी थी, और कल के ऑलमोस्ट लेसन में हम लोग जो है वो नेक्स्ट वाली टर्म्स सारी कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेसन में इतना ही बच्चों। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अब वो पूछ सकता है।